वर्तमान में जो ये घटनाएं तेजी से हुई हैं, इसमें सरकार की भी अनदेखी रही है। सरकार कहती है कि तो मर्दों का प्रदेश, इस तरीके के बयान ना दिए जाए तो अच्छा। तो ये झूठों की सरकार के कारनामे हैं जो आप असामाजिक तत्वों ने बैठकर थाना अधिकारियों के साथ चाय पी है, विधायक के प्रत्याशी बनाती रही है, हिस्ट्री शीटर्स को जीन्स में शामिल है। ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से गुंडा राज हावी रहे। जो नाबालिगों ने मुकदमे दर्ज किए, उसमें मुख्यमंत्री जी का कहना ये था कि ये सब मैनेज थे और बाद में जो है महिलाएं गलत निकली। आगामी चुनाव को लेकर हमारा कोटा के जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद का दौर अब शुरू हो गया है। आज हमने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर विधायक संदीप शर्मा जी से बात की। उनका जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर या उनके आने वाले चुनाव पर क्या कहना है, आप भी सुनिए। सर, अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? चुनाव की तैयारी तो ऐसे कोई तैयारी नहीं चलती। 5 साल ही जनता के बीच में रहते हैं, उनके सतत संपर्क में रहते हैं और प्रयास करते हैं 24 घंटे की अवेलेबिलिटी का। साथ ही लोगों से डायरेक्ट टच रहने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए हमें कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती तैयारियों की। सर, समस्या देखी जाती है, पानी की समस्या है नए कोटा में, बिजली की समस्या है, क्या निदान निकालेंगे, क्या सरकार का प्रयास रहेगा आगे का? आपका कहना सही है। हमने 2018 में भी 153 करोड़ रुपए स्मार्ट शहर की अमृत योजना में पेयजल की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए प्रस्ताव बना लिए थे और प्रस्ताव जो है बिल्कुल आखिरी स्टेज पे थे और आचार संहिता लगने के बाद उन पैसों को कांग्रेस की सरकार ने रिवर फ्रंट और सिग्नल फ्री रोड और बड़े चौराहों में खर्च कर दिया। जबकि बड़ी आवश्यकता है कि जहां 2 लाख बच्चे बाहर से आकर कोटा शहर में पढ़ते हैं और उनको जो है हम पानी उपलब्ध ना करा पाएँ, तो हमारे लिए दुख का विषय है। अभी भी वर्तमान में हमने 250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की मदद से इस पूरी पाइपलाइनें चेंज करने के लिए हमने जो है उसकी पूरी सैंक्शन निकलवा ली है और शीघ्र अतिशीघ्र कोटा शहर की समस्त पाइपलाइन चेंज होगी। और मैं लगातार विधानसभा में भी कई बार इन 5 सालों में इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, परंतु सरकार के कानों में जू नहीं रह रही। तब हमने केंद्र सरकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से बात करके ये जो है कार्य जल्दी शीघ्र ही प्रारंभ करवाएंगे। सर, ये कोचिंग छात्र जो लगातार सुसाइड कर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सुसाइड का मेरा जहाँ तक विषय मुझे मानना है या मैं समझ सका हूँ, तो एज ए डेंसिटी घनत्व के आधार पर 2 लाख बच्चे यदि एक स्थान पर पढ़ते हैं और उनमें से कोई जो है महीने 2 महीने में कोई सुसाइड 1 आध 2 3 4 हो जाते हैं, तो इसको हम फैलाव की दृष्टि से, अगर एक्सपेंशन की दृष्टि से देखें तो इस आयु में बच्चे कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं और उसके पीछे कई कारण होते हैं। सिर्फ पढ़ाई ही कारण नहीं होता, और भी कई कारण होने की वजह से वो दबाव में आते हैं और चूंकि वो चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते, ना उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है उनके अभिभावकों, संरक्षकों के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या सर आप कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदार नहीं मानते इसके लिए? देखिए, मैं पूर्व में कह चुका हूँ, कोचिंग संस्थान को अकेले जिम्मेदार मानना इस विषय में नाइंसाफ़ी होगी। और अभी जो कुछ भी ये चल रहा है, एक मीडिया का प्रोपोगेंडा भी है, ये प्रतिस्पर्धी हो गया है और कोटा की मैक्सिमम इकोनॉमी कोचिंग स्टूडेंट्स पर निर्भर करती है। तो हम देखें तो ये एक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, क्योंकि कई बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवल के एजुकेशन संस्थाएं हैं वो भी अपने पैर जमाना चाहती हैं और हो सकता है कि वो कोटा शहर को डिफेम करने का प्रयास कर रही हैं। तो इसके पीछे हमें खुद को सोचना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा। हाँ, ये बात सत्य है कि यदि कोई बच्चा बाहर से पढ़ने आ रहा है तो हमारी उसके प्रति पूरी जिम्मेदारी है, हॉस्टल्स वालों की जिम्मेदारी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों की जिम्मेदारी है और
संपूर्ण कोटा शहर वासियों की जिम्मेदारी है कि उनको पढ़ाई में पूरा सहयोग करें, उनके लिए हर प्रकार की मदद करें। और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो उनके मेडिकल चेकअप, मेडिकल उनके मेंटली हेल्थ कैंप लगाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो ये घटनाएं तेज़ी से हुई हैं, इसमें सरकार की भी अनदेखी रही है और सरकार सिर्फ एक तरफा कोचिंग को निशाना बना रही है। तो ये दुखद है, क्योंकि कोटा शहर में आज जेके और अन्य जो फैक्ट्रियां बंद हुई, उसके बाद मात्र कोचिंग संस्थान ऐसी चीज़ हैं जो कोटा की इकोनॉमी को बैलेंस करे हुए हैं। तो हमें सिर्फ एक उनके ऊपर लांछन लगाकर। मंत्री शांति धारीवाल ने एक बयान दिया है जिसमें रिचा के सुसाइड केस में उन्होंने प्रेम प्रसंग का बात कही है। क्या आप मानते हैं, जबकि कहीं भी प्रेम प्रसंग का मामला सामने नहीं आया है जांच में? ये बयान दुखदपूर्ण है। इस तरीके से अपने शहर में किसी की बच्ची पे बिना सबूत के आरोप लगा देना, ये मुंह से बोल देना ठीक है, परंतु मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का वक्तव्य किसी भी समझदार व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ये पुलिस का काम है, पुलिस उस चीज़ को प्रूफ करे, फिर उसके बाद से अगर ऐसी घटना भी हुई है तो उनके परिवारजनों को वो सूचित करे, परंतु इसको खुलेआम कह देना एक अच्छी बात नहीं है। और ना इसके कोई प्रॉपर सबूत हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके के बयान ना दिए जाएं तो अच्छा होगा। महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे सर आप? महिला सुरक्षा में तो इन 5 सालों में राजस्थान बलात्कार में, महिलाओं के प्रति शोषण में, दलित महिलाओं के प्रति शोषण में, नाबालिग बच्चों के प्रति बलात्कार और शोषण में जैसे सबसे अव्वल राज्य बना है। और इसका जवाब बार बार विधानसभा पूछने में जो है सरकार कहती है कि तो मर्दों का प्रदेश है। तो इससे बड़ा दुखद और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को पुख्ता और जो है बहुत गंभीर प्रयास करने चाहिए थे। जबकि हुआ ये है कि लगभग आधी से भी अधिक जो नाबालिगों ने मुकदमे दर्ज किए, उसमें मुख्यमंत्री जी का कहना ये था कि ये सब मैनेज थे और बाद में जो है महिलाएं गलत निकली, इसलिए इन पे एफआईआर लगा दी गई। तो इस तरीके के बयान सिर्फ अपने को बचाने के लिए कि हमारी सरकार में बलात्कार, शोषण और महिलाओं के प्रति नज़रअंदाजी नहीं हो रही है, हम इतना झूठ बोल जाएं, तो ये झूठों की सरकार के कारनामे हैं जो आप। कोचिंग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के भी मामले सामने आते हैं। बिल्कुल इन घटनाओं को रोकना चाहिए और ऐसा इसमें प्रयास करने चाहिए कि अभिभावक भी उन हॉस्टल्स वालों से बात करें कि हमारी बच्ची या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए या फिर अपने रूम में रहे या कोई हेल्दी एन्जॉयमेंट के लिए अपनी जो गर्ल्स उनकी सहेलियां हैं उनके साथ वो निकलें। और साथ ही अगर ऐसी कोई भी घटना, कोई लड़का असामाजिक तत्व उनको परेशान करने की बात करता है, तो हर हॉस्टल में वो पुलिस के नंबर होने चाहिए संबंधित बीट इंचार्ज के। हमारी जानकारी में आया है कि छात्राएं जब स्टेशन जाते, पुलिस थाना जाते, तो वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल, इन 5 सालों में तो हमने यही देखा है कि असामाजिक तत्वों ने बैठकर थाना अधिकारियों के साथ चाय पी है और फरियादी बेचारे धक्के खाते रहे। इनकी जो स्थितियाँ इस प्रकार रही हैं कि जितने भी माफिया, जितने भी गुंडे, जितने भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं, उनको हमेशा से ही कांग्रेस प्राश्रय देती रही है, उनको टिकट देती रही है, उनको विधायक के प्रत्याशी बनाती रही है, रजिस्ट्री शीटर्स को। तो ये तो एक कांग्रेस की जो है जीन्स में शामिल है। ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से गुंडा राज हावी रहे। सर, केडीएल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केडीएल की जितनी भी दुर्व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर हमने समय समय पर आंदोलन किए हैं, संघर्ष किया है, उनकी नाक में नकेल डाल के रखी है। और जैसे ही बिजली तंत्र में कोई भी परेशानी आती है अथवा किसी भी प्रकार बिल की शिकायतें आती हैं, तो हमारे पास जो भी शिकायत आती है उसको लेकर हम तुरंत सक्रिय होते हैं और तुरंत उनके अधिकारियों को बुलाते हैं और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ न्याय दिलवाते हैं। सर, अगर आने वाले चुनाव में फिर से आप विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे आप जनता के लिए? देखिए, कई सारे सपने
जनता के हैं और हमारा प्रयास ऐसा नहीं रहता कि हम सरकार में आए और सशक्त बनने के बाद अपनी मर्जी से हजारों करोड़ रुपए हम खर्च कर दें, क्योंकि वो हमारा सपना है कि हम कोई भी फ्रंट बना दें, कोई भी चौराहा बना दें, कोई भी रोड बना दें। हमारा प्रयास रहता है कि हम जनता जनार्दन की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी समस्याओं को निदान करें और साथ ही उनकी जो प्राथमिक मुख्य समस्याएं आप क्या देख रहे हैं जनता उनके बीच देखिए, जाने के बिजली, बाद? पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जिसमें लोगों को गुमराह किया गया इन 5 सालों तक। 4.5 साल तक सड़कें खुद ही पड़ी रहीं। पूरे सीवरेज के द्वारा सरकार ने उसको खुदाकर पटक दिया, जबकि वो सीवरेज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का विभाग है, जिसका कोई औचित्य, कोई उसका मानक मापदंडों का पालना नहीं की गई और ना ही उनके जो नॉर्म्स थे उन नॉर्म्स को ठेकेदारों ने माना और उसके बाद आनन फानन में पूरे शहर को खोद दिया गया। तो जनता जनार्दन पूरे 5 साल परेशान होती रही, जबकि हमने पिछली बार हमारी सरकार के रहते हुए लगभग 550 करोड़ की तो सिर्फ सीसी रोड और अन्य रोड बनाए थे। हमारी विधानसभा में 800 पार्क हैं। हमने प्रयास किया था कि एक एक पार्क को हम लोगों के सपनों के अनुकूल, क्योंकि सिर्फ एक ऑक्सीजन में भेजने के बजाय हमने प्रयास किया था कि हर कॉलोनी में, हर घरों के सामने, मोहल्ले के सामने जहाँ पार्क हैं वहाँ ऑक्सीजन बने और जब वो सुबह उठकर घर से बाहर निकले, अपनी खिड़की में से झांकें तो उनको हरियाली हरियाली नज़र आए। हमने पार्कों को स्मार्ट पार्क बनाने का प्रयास किया। हमने 4 स्विमिंग बैडमिंटन हॉल बनाए, 2 हमने स्विमिंग पूल बनाए। हमने ये प्रयास करे जिनसे लोगों को सीधे लाभ मिल सके। नेक्स्ट आपकी सरकार आएगी? निश्चित रूप से हर एग्जिट पोल सरकार का खुला भ्रष्टाचार, वर्तमान सरकार का युवाओं के साथ अनदेखी, रीड पेपर में नकल और साथ ही साथ यदि हम देखें तो महिलाओं के साथ बढ़ता हुआ अत्याचार, शोषण, लगातार 5 साल तक गहलोत साहब का झूठ बोलना, मोबाइल को लेकर झूठ बोलना, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था को लेकर झूठ बोलना, युवाओं की नौकरियों को लेकर उनको रोज़गार देने को झूठ बोलना, उनको बेरोजगारी भत्ता देने को झूठ बोलना, किसानों के कर्जे माफ़ी पर झूठ बोलना और अब तो कोटा के एयरपोर्ट को लेकर भी वो झूठ बोल गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको पूरे राजस्थान की जनता देख रही है और निश्चित रूप से अगले जो चुनाव होंगे, मैं नहीं समझता कि इनके विधायकों का और इनके मंत्रियों का मानना है कि हम इस चुनाव में कांग्रेस के विधायक एक ऑटो में अथवा एक फॉर्च्यूनर में भर के विधानसभा आएंगे। ये उनका खुद का कहना है, ये हमारा वक्तव्य नहीं है और मैं समझता हूँ वो लगभग 15-20 तक ही सीमित रह पाएंगे।